वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। आज की हमारी डेट है 3 जुलाई और 3 जुलाई के इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स को हम देख लेते हैं। अगर आपको ये वाली पीडीएफ चाहिए तो आप इन नंबर्स पे कॉल करके इस वाली पीडीएफ को ले सकते हैं। स्टार्ट करते हैं हम लोग आज के हमारे आर्टिकल। सबसे पहले बहुत ज्यादा ही न्यूज में आ रही है, आप जितना भी देखोगे, कोई भी हमारा न्यूज़पेपर हो या कहीं पर भी आप सोशल मीडिया पर देखोगे तो करंट अफेयर्स में सबसे ज्यादा जो है अभी लाइमलाइट में आ रही है एस्पार्टेन, क्योंकि ये अभी कैंसर के जनरेटिंग कंपाउंड में इसको डाल दिया गया है, तो बहुत ज्यादा न्यूज में रह रही है। फिर है आसाम का एक डिलिमिटेशन का ड्राफ्ट, फिर डार्क पैटर्न्स, जीआई टैग भौगोलिक संकेतक, विशाल मेट्रोवेव रेडियो टेलीस्कोप, और लास्ट है देश का सबसे बड़ा शांतिपूर्ण पुनर्वास। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग हमारे एस्पार्टेम से। अभी डब्ल्यूएचओ की तरफ से एक वार्निंग आई है कि कोल्ड ड्रिंक्स और च्युइंग गम, जो हम लोग बहुत ही कॉमनली कोल्ड ड्रिंक्स को हम ड्रिंक करते हैं, च्युइंग गम हम खाते हैं, ये कैंसर या कार्किनोजेन में काउंट किए जाते हैं। इसमें ये बोला गया कि भाई जो कोल्ड ड्रिंक में जो हम आर्टिफिशियल स्वीटनर ऐड करते हैं जिससे वो मीठी होती है, जिसका टेस्ट हमें आता है इसलिए हमें वो अच्छी लगती है, तो वो आर्टिफिशियल स्वीटनर का नाम होता है जो उसमें एक्स्ट्रा ऐड किया जाता है, उसका नाम है एस्पार्टेन। एस्पार्टेन ये रिसर्च करके पाया गया है कि ये बहुत ज्यादा जो भी मीठे होते हैं या फिर इसमें स्वीट ऐड करने के लिए इसको यूज किया जाता है, ये बहुत कॉमनली केमिकल यूज होता है और ये सबसे बड़ा कारण बन गया है कैंसर का। इसे हम कहते हैं कार्किनोजेन कंपाउंड। कार्किनोजेन का मतलब होता है जो कैंसर को कॉज करता है। तो एस्पार्टेम है इस चीज के लिए जिसके अंदर जो एक नॉर्मल शुगर से 200 गुना ज्यादा स्वीट होता है। सुक्रोज को रिप्लेस करके 1965 में सैचलर पर्सन ने इसको डिस्कवर किया था। ठीक है, कई बार यूएस के इसमें जो फूड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने इसको अप्रूव किया था कि कुछ ड्राई फ्रूट में इसको हम इंक्लूड कर सकते हैं और कार्बोनेटेड बेवरेजेस में जैसे कि कोल्ड ड्रिंक्स इंक्लूड कर सकते हैं। इसके अंदर ये खुद जो है वो 2 अमीनो एसिड से मिलके बना होता है, एस्पार्टिक एसिड एंड फिनाइलेमाइन। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा शुगर की जगह पे इस्तेमाल किया जाता है। च्युइंगम भी बहुत मीठी लगती है अपने को, उसमें भी है। फ्रूट जूसेस में ऐड किया जाता है। इंडिया में खूब इसका इस्तेमाल होता है ना, आपको पता ही है कि इंडिया के अंदर तो, इंडिया क्या पूरे वर्ल्ड में ही जो कोल्ड ड्रिंक्स है उसका कितना ज्यादा क्रेज है, च्युइंगम का कितना क्रेज है, फ्रूट जूस का, डाइट सोडा का, डाइट कोक का, इन सब का बहुत ज्यादा क्रेज है। तो ये अभी हाल फिलहाल में एक एस्पार्टेम जो है वो ये बोला गया है कि ये हमारे लिए खतरनाक साबित हो सकता है। तो आप सभी लोग सुन रहे हैं, जो भी आप में से जो है डेली ये च्युइंगम और इन सब चीजों का बहुत ज्यादा ही सेवन करते हैं, या आप लोग कोल्ड ड्रिंक बहुत पीते हैं, तो जरा इसको कंट्रोल करें। कोल्ड ड्रिंक में सिर्फ कोल्ड ड्रिंक नहीं आती, वो कोक नहीं आता, सब कुछ इंक्लूड होता है। सब कुछ से मेरा मतलब है कि उसमें जितने भी इस तरीके की चीजें होती हैं, जो सिर्फ जरूरी नहीं है कोल्ड ड्रिंक, और जितने भी ऐसे आर्टिफिशियल स्वीटनेस जिसमें ऐड किए जाते हैं, ऐसी सारी की सारी इसके अंदर जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट करती है। ठीक है, तो ये सब कुछ ही इसमें इंक्लूड किया जाएगा। इसको जरा आप लोग दिमाग में रखिएगा एंड ट्राई कि आप इसको अवॉइड कर सकें, ज्यादा से ज्यादा अवॉइड कर सकें। बिकॉज वो मुझे भी पता है कि टेस्ट बहुत लगता है, उसमें टेस्ट बहुत अच्छी लगती है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, हमको पसंद होता है। बट द प्रॉब्लम इज थोड़ा सा हमें इसको कंट्रोल कर ही लेना चाहिए तो ज्यादा बढ़िया है। चलिए भाई, अगले आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं। अगला है आसाम का डीलिमिटेशन का ड्राफ्ट। मतलब कि इलेक्शन कमीशन ने अभी ये बोला है कि आसाम के अंदर जो है डीलिमिटेशन, डीलिमिटेशन का मतलब होता है, मतलब कि जो पूरा एक वो होता है ना कि भाई कितनी सीट रहने वाली है, क्या चेंजेस करने वाले हैं सीट्स के अंदर। सीट्स में मेरा मतलब है यहाँ पर कि उनकी जो भी वहां पर एमएलए की सीट है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट लोकसभा की सीट,
उनकी लेजिस्लेटिव असेंबली की सीट्स, लेजिस्लेटिव असेंबली से मेरा मतलब है उनकी विधानसभा की सीट्स। तो विधानसभा की सीट की बात हो रही है और इलेक्शन कमीशन ने बोला है कि भाई पार्लियामेंट की सीट्स में तो कोई चेंज नहीं करेंगे, लेकिन उनकी असेंबली सीट्स में हम लोग चेंज करने वाले हैं, मतलब उनकी विधानसभा की सीट्स में चेंज होगा और वो बढ़ेगी। ठीक है, तो ये बात है इसके अंदर। और इस रिपोर्ट की वजह से प्रोटेस्ट काफी ज्यादा स्टार्ट हो गया है, और क्योंकि वहां के जो अहोम पीपल हैं वो इस चीज से हैप्पी नहीं है, क्योंकि जो पर्सन आसाम से हैं ओरिजिनली उनकी सीट रिड्यूस कर दी है, लेकिन बाकी जो वहां पर अदर कम्युनिटीज रहती हैं उनकी सीट को वहां पर बढ़ा दिया गया है। इस वजह से अहोम पीपल जो है दे आर प्रोटेस्टिंग। समझे, अहोम पीपल का प्रोटेस्ट, अहोम किंगडम सुना है ना सब लोगों ने। तो डीलिमिटेशन, परिसीमन का मतलब होता है कि आप बाउंड्री तय कर रहे हो और उस बाउंड्री में जो भी वहां पर पॉपुलेशन में चेंज आया है उसके बिहाफ पे आप वहां पे क्या दे रहे हो, सीट्स डिवाइड कर रहे हो। 1952 में पहली बार इस एक्ट को लेकर के आया गया था, डिलिमिटेशन एक्ट को, और उसके बाद से इसको 4 बार बनाया जा चुका है। 1952, 1963, 1973 एंड 2002। हर बार सेंसस के बाद बनाते हैं, हर बार तो नहीं बनाते, कभी कभी इसको सेंसस के बाद बनाया जाता है। पहली बार भी इसको बनाया ऐसे ही गया था, जिसने ये बताया था कि हमें कितनी नंबर ऑफ सीट्स में चेंज करना चाहिए। तो जितना भी इंडिया में लोकसभा की सीट होती हैं और ये सब सीट जो होती है वो रफली उस स्टेट की सीट के उसकी पॉपुलेशन के हिसाब से ही होती है। आप देखो इधर, प्रत्येक राज्य की जनसंख्या के आधार पर ही यहाँ पे बांटा जाता है, ताकि जहां तक संभव हो हर जगह पे आप इसको बांट सके और वो सामान्य भी रह सके। ठीक है, तो इस तरीके से ये डिवाइड किया गया था। तो इससे हुआ प्रॉब्लम क्या हो रहा था कि जिन राज्यों में जनसंख्या नियंत्रण से संबंधित प्रयास ना के बराबर किए गए, और उनको तो फिर भाई वहां पर संसद में सीट ज्यादा मिल रही है, ये प्रॉब्लम आने लग गई। क्योंकि आप तो आप जनसंख्या के हिसाब से कर रहे हो, तो अगर जनसंख्या बढ़ रही है तो आपकी सीट बढ़ जाएगी, इसका मतलब आपका सीट वहां बढ़ेगा, तो आपका आपका जो है वोटिंग पावर बढ़ जाएगा। इस सब चीजों के लिए इंदिरा गांधी ने ये बोल दिया था कि अब अगली डिलिमिटेशन कमीशन 2001 तक बनेगी ही नहीं। इसलिए 2002 में जाकर के अगली बनी थी, और उसके बाद फिर ये बोल दिया गया कि अब 2026 तक कोई अमेंडमेंट नहीं होगा इसमें, क्योंकि उस समय तक भारत की जो जनसंख्या होगी वो एकदम से यूनिफॉर्म हो जाएगी। पर हुआ क्या, ऐसा हुआ नहीं, जनसंख्या और बढ़ती गई। अब 2026 तक ही हुआ है। ठीक है, तो वैसे तो देखो बिल्कुल अच्छा प्रोविजन है ये, लेकिन वही है कि अब इसके लिए ऐसा थोड़ी ना है कि इंसान या फिर जो वहां के सीएम है या फिर वहां के जो गवर्नर है वो वहां की जनसंख्या को कंट्रोल करना ही छोड़ दे। तो ये एक प्रॉब्लम है यहाँ पर। लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी लिखी गई है बात, आर्टिकल 82 में, कि जनगणना के बाद संसद द्वारा एक परिसीमन अधिनियम पारित किया ही जाता है। आर्टिकल 170 में लिखा है कि राज्यों के लिए यहाँ पे किया जाता है। तो इसे कहते हैं हम डिलिमिटेशन कमीशन। इसमें होते कौन कौन है, इसमें जितने भी मेंबर्स होंगे वो सब हमारे राष्ट्रपति द्वारा अपॉइंट किए जाएंगे, और वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के सहारे मिलकर के काम करेंगे। इसमें यहाँ पर रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज होते हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त जो हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, बाकी हर स्टेट के स्टेट इलेक्शन कमिश्नर्स को यहाँ पर रखा जाता है। और इसमें ये डिसाइड किया जाता है कि जितने भी निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या और सीमाएं हैं वो एकदम निर्धारित की जाएंगी, कोई कम ज्यादा नहीं होगी। और वहां पे कितने एससी रहते हैं कितने एसटी रहते हैं उनकी भी यहाँ पे पॉपुलेशन को डिसाइड करके कहाँ ज्यादा है कहाँ कम है, क्योंकि हर जगह बराबर नहीं है। यूपी में एससी सबसे ज्यादा है, एसटी भारत के अंदर पूरे 8.6% है, ये मैं 2011 के सेंसस के हिसाब से बता रही हूँ। और एसटी की पॉपुलेशन मध्य प्रदेश उड़ीसा यहाँ पे काफी ज्यादा है। तो कहीं कहीं जगह पे ज्यादा है कहीं जगह पे कम है। अब दिल्ली में एसटी पॉपुलेशन है ही नहीं, पंजाब में नहीं है, चंडीगढ़ में नहीं है, तो उस हिसाब से वहां पे एसटी की जरूरत नहीं है उसकी रिजर्वेशन की। तो उस हिसाब से ये पूरा जो है डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है। और कभी भी अगर मान लीजिए इन सबके बीच में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आ जाते हैं, मतभेद की स्थिति आ जाती है, तो उस सिचुएशन में भी मेजोरिटी से डिसीजन लिया जाएगा। और ये जो है डिलिमिटेशन कमीशन एक बहुत ही उच्च अधिकार प्राप्त निकाय होता है, जिसके आदेशों को आप कहीं पर भी चैलेंज नहीं कर सकते। ठीक है, जो कह दिया वो मान लिया जाए इसके। तो ये सब चीजें आपको याद रखनी है, डिलिमिटेशन कमीशन। मैं ये नहीं बोल रही आसाम वाली याद रखनी है, आसाम वाली से सवाल नहीं बनेंगे, वो तो सिर्फ एक न्यूज है। सवाल कहाँ से बनेंगे, डिलिमिटेशन कमीशन के ऊपर प्रीलिम्स में। डिलिमिटेशन कमीशन क्या है, उसका रोल क्या है। ठीक है, और जो अभी आपने एस्पार्टेम पढ़ा फर्स्ट वाला आर्टिकल, ये आर्टिकल से भी हमारे किससे बनेंगे, प्रीलिम से। क्या बन सकता है कि ये जो एस्पार्टेम है ये
इसमें कौन से दो अमीनो एसिड्स होते हैं? यूपीएससी आजकल पूछने लग गई है ऐसे सवाल। ठीक है, अब उनको नहीं फर्क पड़ता कि साइंस का डीप में है या कैसा है, नहीं, वो सब सवाल पूछती है आजकल तो ये है ना जो दो अमीनो एसिड, एस्पार्टिक एसिड एंड फिनाइलामिन, ये पूछा जा सकता है कि कौन से दो एसिड से मिलके बनी है। तो ये सवाल जो आप पढ़ रहे हो, ये आपका प्रीलिम्स के लिए पढ़ के जाना है पूरा, इसमें मेंस का कोई भी सेंस नहीं है। सेम एज दैट वे, जो असम का डिलिमिटेशन ड्राफ्ट आपने पढ़ा है, इसमें भी डिलिमिटेशन कमीशन के बारे में आप पढ़ेंगे कि कब कब सेट की गई थी, पहली बार कब की गई, इसको और कितनी बार सेटअप किया जा चुका है, और इसका काम क्या होता है, ये कब पहले कब तक सस्पेंड की गई, फिर कब तक सस्पेंड की गई, लिखा है ना यहाँ पे सब कुछ। और उसके बाद फिर इसमें कौन कौन से लोग शामिल होते हैं, ये कॉम्पोजिशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये लाइन ये किसके साथ कोलैबोरेशन में काम करती है, ये जो है आपको एक स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखा हुआ मिल सकता है। तो पूरा का पूरा आर्टिकल आपका ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, इसमें मेंस का कोई भी लेना देना नहीं है। पूरा इसको आप किसके लिए पढ़ के जाओगे, प्रीलिम्स के लिए। क्लियर हो गया? बात क्लियर हो रही है ना सबको? चलो अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, वो है डार्क पैटर्न्स। अब जो गवर्नमेंट है वो यहाँ पर डार्क पैटर्न्स के ऊपर बात कर रही है। गवर्नमेंट यहाँ पर कि जो भारत सरकार है उन्होंने डार्क पैटर्न के अगेंस्ट कुछ यहाँ पे वो निकाले हैं, रूल्स निकाले। डार्क पैटर्न्स क्या होते हैं? जब भी ऑनलाइन एड्स आप देखते हो उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है अपने कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए। होता क्या है कि आप कोई भी वेबसाइट ओपन करते हो, कुछ भी है, वहां पर आपसे सबसे पहले क्या मांगता है, आप अपना ईमेल एंटर करो, आप अपना वहां पर फोन नंबर एंटर करो। उसके बिना वो वेबसाइट ओपन ही नहीं होगी, वो ऐप ही ओपन नहीं होगी। इसे कहते हैं हम डार्क पैटर्न। तो अगर आप किसी भी वेबसाइट किसी भी ऐप पे जाते हो और आपको वहां पर रजिस्टर कराना पड़ता है, नंबर कंपलसरी हो जाता है, तो इसकी वजह से क्या होता है कि हमारा, ताकि वो अपना अपना जो भी चीजें हैं वो सेल कर सके, अपनी सारी चीजों को वहां पे देख सके, इसकी वजह से क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, इसकी वजह से जो है वेबसाइट हो गया और ये सारी चीजें जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट करने लगती। तो ये आप लोगों को एक पूरा फैक्ट याद रखना है, ठीक है? डार्क पैटर्न है, इसके अगेंस्ट भी गवर्नमेंट यहाँ पे देख रही है कि भाई अगर ऐसे तो हमारी प्रिवेसी खतरे में पड़ जाएगी। तो उसके लिए यहाँ पर एक नंबर निकाला गया है, टोल फ्री नंबर है, ये आप देख सकते हो। अनएथिकल तरीके से आप लोगों की जो है इंफॉर्मेशन जानने की कोशिश कर रहे हो, और फिर उसके बाद आप वो नंबर आपने वहां पे दे दिया, अब आपको कॉल आने शुरू हो जाएंगे। बहुत बार ऐसा होता है, इंडिया मार्ट पे तो बहुत ही ज्यादा ऐसा होता है, मतलब मैं ऐसा कहूंगी नहीं, बट होता है ऐसा बहुत ज्यादा। आप एक बार विजिट ही कर लिए वेबसाइट को, उसके बाद आपके पास मैसेजेस आने शुरू हो जाएंगे, कॉल आने शुरू हो जाएंगे कि आपने इस चीज के लिए वहां पे विजिट किया था, तो ये आप ले लो, मतलब अपने आप ही वो चीजें होनी शुरू हो जाती है। तो उससे क्या होता है ना, हमारा जो इंफॉर्मेशन है वो पूरा उनके पास चली जाती है, और हमारा जो ब्राउजिंग एक्सपीरियंस है वो पूरा कंट्रोल कर पाते हैं। मिसलीड करना, वो सब चीजें जिसे कहते हैं डार्क पैटर्न्स, अनैतिक तरीके से। ठीक है, ऑनलाइन डील्स हो गया उसके लिए। और कई बार कैंसिलेशन बटन को आप प्रेस करना ही बड़ा मुश्किल हो जाता है, आप बीच में कुछ भी देख रहे हो तो बीच में ऐड आनी शुरू हो जाती है, अपने आप वीडियो बननी शुरू हो जाती है, जबरदस्ती बोला जाता है कि ट्रांजैक्शन कंप्लीट करो, क्रेडिट कार्ड के ऊपर यहाँ पर इंफॉर्मेशन दे दी जाती है। ठीक है, तो ऐसी चीजें है तो होती हैं डार्क पैटर्न्स, जो आप सभी लोगों ने हर बार फेस की होगी। तो गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया कि इन सब ऑनलाइन चीजों के ऊपर हम कुछ ना कुछ यहाँ पे स्टेप लेके इनको यहाँ पे स्टॉप करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हर कंपनी इसको यूज करती है, चाहे वो amazon, एप्पल, स्काइप, फेसबुक, लिंक्डइन, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, ये सब कुछ यहाँ पर यूज करती है। Amazon को भी यहाँ पर बोला गया था, Amazon प्राइम सब्सक्रिप्शन के लिए इतने मल्टी स्टेप आपने दे रखे हैं कैंसिल करने के लिए। आपने Amazon प्राइम जब लिया तब तो बहुत इजी दे दिया, लेकिन आप जब कैंसिल करना चाहता है कोई पर्सन उसको, तो आपने इतने ज्यादा स्टेप दे दिए वहां पर कि अब कैंसिल करना मुश्किल हो जाए, इंसान फ्रस्ट्रेट होकर छोड़ दे उसको। तो ये जो होता है ना कि आपने कैंसिलेशन प्रोसेस इतना डिफिकल्ट कर दिया, ये सब हो गया, तो ये गलत है। साथ ही साथ आपने अगर लिंक्डइन पे कभी अकाउंट बनाया है तो आपको पता होगा कि लिंक्डइन में भी आपको कुछ स्पॉन्सर्ड मैसेजेस आते हैं इन्फ्लुएंसर्स से, आते हैं, आपको जरूर आपने देखा होगा, कई बार आते हैं। तो ये सब भी है, आप उसका डिसेबल नहीं कर पाते उसको ऑप्शन को। इंस्टाग्राम पे भी आपको स्पॉन्सर्ड वीडियोस बहुत ज्यादा दिखती हैं, ताकि बीच बीच में उसमें लिखा होता है स्पॉन्सर्ड है, लेकिन बहुत छोटा सा लेबल होता है।
ठीक है, तो वो स्पॉन्सर्ड वीडियोस का दिखना, तो यही क्या कहलाता है, डार्क पैटर्न। ठीक है, इंटरनेट यूजर्स को प्रॉब्लम क्रिएट करता है ये वाला, हमारे लिए टाइम कंज्यूमिंग, छोटे छोटे टास्क को हमारे टाइम कंज्यूम कर देता है। इन सब के लिए गवर्नमेंट इज डिसाइडिंग कि वी आर गोइंग टू डू समथिंग फॉर दिस। तो ये वाला एक पूरा स्टेप आप याद रखेंगे ये एग्जाम के लिए, यू शुड नो। ठीक है, आगे आता है हमारा जीआई टैक्स। आप सभी लोग जानते हैं जीआई टैक्स के बारे में। अभी क्यों न्यूज में है, क्योंकि हाल फिलहाल में उत्तर प्रदेश को अभी 7 प्रोडक्ट्स को जीआई टैग दिया गया है। उत्तर प्रदेश में काफी जीआई टैग्स पहले भी थे, लेकिन अभी जो है 7 प्रोडक्ट्स को मिला है, जिसमें से एक है अमरोहा ढोलक। ढोलक के आइटम को मिला है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, किससे बनता है, लकड़ी के, आम, कटहल और सागौन की लकड़ी से बनता है। पशुओं की खाल, आमतौर पर बकरी की खाल को उसको डम की सतह बनाने के लिए फिट किया जाता है। ऐसे ही बागपत के गृह साज सज्जा के सामान जो है उनको मिला है, बागपत और मेरठ वहां पर। बाराबंकी का भी हैंडलूम प्रोडक्ट जो है, हथकरघा उनके मिले हैं, क्योंकि वहां पर बहुत सारे हथकरघा है और उनका पूरा एनुअल टर्नओवर 150 करोड़ रुपए का है। ऐसी कल्पी के हस्त निर्मित कागज को जो है हैंडमेड बनाने हैं, जो उससे बना है ये। उसके अलावा महोबा के गौरा पत्थर हस्तशिल्प, जो कि महोबा में बनाई जाती है, उसको भी यहाँ पर जीआई टैग मिला। तो आप सबको ये जीआई टैग्स के नाम याद रखिए जाए। ऐसी मेनपुरी की तारकशी जो है, एक ब्रास से बनाई हुई, वुड से बनाई हुई एक वो तारकशी होती है, हाउस होल्ड में रखी जाती है, सैंडल्स टाइप कह सकते हैं, लकड़ी के सैंडल, उनको भी यहाँ पर मिला है। फिर ऐसी सांभल का हॉर्न क्राफ्ट। तो ये क्राफ्ट के आइटम्स को काफी सारे इस बार मिले हैं। वैसे तो देखो ऑलरेडी तमिलनाडु, केरल, इनके पास बहुत सारे जीआई टैग्स हैं, कर्नाटका, ऐसे अब यूपी के पास भी काफी सारे ऐड हो गए हैं। जीआई टैग्स भौगोलिक संकेतक जो आप किसी भी आइटम को दे सकते हो, जो उस जगह की पहचान होती है। जैसे अभी बाराबंकी पड़ा, मेरठ पड़ा, ये उस जगह की पहचान है। उस जगह की पहचान को इंश्योर करने के लिए ये आइटम्स को जीआई टैग दिया जाता है। ठीक है, जैसे सबसे पहला जीआई टैग जो है वो दार्जिलिंग की चाय। अब आपको पता है दार्जिलिंग की चाय फेमस है, आपको पता है कि कांचीपुरम का सिल्क फेमस है, कांजीवरम का। आपको पता है कि रसगुल्ले जो है वो उसके उड़ीसा और वेस्ट बंगाल के फेमस है। ठीक है, आपको पता है केसर कहाँ का है, जम्मू कश्मीर का। तो ये उसी जगह के लोगों को ये अलाउ किया जाता है कि ये उस जगह के लोगों को एक एक आप कह लो कि वहां का ना एक प्रोडक्ट फेमस हो जाता है, तो उसकी कॉपी नहीं बन सकती। 10 साल तक आपको पूरा वो रजिस्टर करा हुआ मिलेगा, और उसमें पूरा लीगली हर चीज आपको मिलेगी। ये जो है हमारे जोग्राफिकल इंडिकेशन 1999 एक्ट के तहत डब्ल्यूटीओ ने स्टार्ट किया था। डब्ल्यूटीओ का एक अग्रीमेंट था, ट्रिप्स अग्रीमेंट, ये पूछा जा सकता है। तो इंडिया ने इसको 1999 में साइन किया था, इस अग्रीमेंट को इंडिया ने साइन कर दिया। उसके बाद इंडिया ने 2004 में सबसे पहली बार दार्जिलिंग टी को ये एक प्रोडक्ट जो है इसका टैग दिया था, और अब तक 400-500 से ज्यादा ये टैग्स दिए जा चुके हैं बहुत सारे प्रोडक्ट्स को। इसे हम कहते हैं जीआई टैग। जीआई टैग देने वाली मिनिस्ट्री कौन सी है भाई, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, वाणिज्य मंत्रालय जो है हमारा, वो ये मिनिस्ट्री जो है वो उसके अंडर काम करके हमें जीआई टैग्स देते हैं। इसके अंदर भी एक डिपार्टमेंट आता है, डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंटरनल ट्रेड। ठीक है भाई, इस चीज के चलते आपको याद रखना है कि टैक्स देने की जिम्मेदारी कौन है। तो ये आप लोगों को याद रखना है, एक छोटा सा आर्टिकल है। जीआई टैक्स हमेशा ही सवाल में, हमेशा ही न्यूज में रहता है। जीआई टैग टॉपिक ही ऐसा है कि वो कभी ना कभी आपको न्यूज में देखने को ही मिलेगा। सो आपको ये पूरा का पूरा एग्जैक्टली याद रखना है। जीआई टैग हो जाएगा लर्न सभी लोगों को। फिफ्थ आर्टिकल है हमारा जाइंट मेट्रोवेव मीटरवेव रेडियो टेलीस्कोप। ये अभी जो है टेलीस्कोप बनाया गया है इंडिया की तरफ से, जो कि हमें ग्रेविटेशनल वेव्स के ऊपर इंफॉर्मेशन देगा। अभी इंडिया, जापान और यूरोप ने दोनों ने मिल करके पल्सर मॉनिटरिंग के लिए बताया है। अब पल्सर क्या चीज है, पल्सर एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो कि प्रति सेकंड 1000 पल्स की दर से रेडियो तरंगे और
बाकी और चुंबकीय विकिरण के नियमित पल्स का उत्सर्जन होता है। ठीक है, मैसिव स्टार एक्सप्लोड होते हैं, तो उसकी वजह से, अब कोई डाइंग स्टार होता है उसका एक्सप्लोजन होता है, जो स्टार जिसकी जो जो है फट रहा है या विस्फोट होने वाला है उसका, तो उस समय एक जो है बहुत सारी रेडियो वेव्स वहां से बाहर निकलती हैं, उसे कहते हैं हम पल्सर। तो ये यहाँ पर उसको डिटेक्ट करने के लिए पल्सर को साथ में देख के उसमें कितनी ग्रेविटेशनल वेव उस एरिया में प्रेजेंट है, उसके लिए यहाँ पर GMRT बनाया गया है, जो कि इंडिया ने यहाँ पर बनाया है, जो कि वर्ल्ड में इस्तेमाल किया जाएगा। जायंट माइक्रोवेव रेडियो टेलीस्कोप, छोटा सा आर्टिकल है, इसमें कुछ नहीं है, ये भी प्रीलिम्स के लिए सिंपल पढ़ा जाएगा, इसमें कुछ नहीं है और पढ़ने के लिए, बस छोटा सा पढ़िएगा कि इसने बनाया किसने है इसको, इंडिया ने इसको डेवलप किया, इतना ही याद रखना है कि इट इज डेवलप्ड बाय इंडिया। ठीक है, ये छोटा सा ही पूछा जाएगा। और बाकी जो GI टैग्स था, ये आपको प्रीलिम्स के लिए पूरा पढ़ के जाना है, क्योंकि GI टैग से बहुत बार सवाल आ चुके हैं, और कहीं से भी कैसा भी किसी भी आइटम से सवाल पूछ लेंगे। आप ये मत सोचना कि भाई ये आइटम तो इंपॉर्टेंट नहीं लग रही, शायद इससे नहीं पूछेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। UPSC UPPCS कोई भी एग्जाम आजकल कुछ भी पूछ रहे हैं। आप अभी EPFO का एग्जाम देखा होगा आपने, कल ही हुआ है, कितना डिफिकल्ट एग्जाम था, है ना। तो ऐसा ही है, एग्जाम्स तो सारे ऐसे हैं, और इसकी ना पूरी एक एनालिसिस की वीडियो भी आपके लिए अपलोड की जा रही है, आप लोग वो भी देखिएगा, एनालिसिस की पूरी वीडियो, वो भी आपकी जिम्मेदारी है, आपने पूरी वीडियो देखनी है। ठीक है, तो ये सब आप लोगों को याद रखना है इस तरीके से, ये वाला आर्टिकल। लास्ट है हमारा, कंट्री का सबसे बड़ा शांतिपूर्ण पुनर्वास देवरीगढ़, उड़ीसा के बारागढ़ जिले में स्थित एक वन्यजीव अभयारण्य देवरीगढ़ को किसी भी प्रकार की मानव बस्ती से पूरी तरह मुक्त कर दिया गया है, और वहां पर 400 परिवारों को उनके गांव से स्थानांतरित कर दिया गया है, सबसे बड़ा पीसफुल तरीके से साफ सुथरा भेज दिया गया देवरीगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बाहर से। अब सवाल कहाँ से बनेगा, सवाल बनेगा कि देवरीगढ़ वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पे है। ये महानदी रिवर के पास है, और हीराकुद डैम आपको पता है वहां पे, जिसको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 1985 में डिक्लेयर किया गया था, जो कि यहाँ पर वीर सुंदरा साई द्वारा यहाँ पर इसको मेंशन किया गया था, बहुत बड़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। तो यहाँ पर जो है बहुत ही सुंदर आपको जो है फ्लोरा और फौना देखने को मिलेगी, जीव जंतु और वनस्पति मिलेगी, जैसे जंगली भैंसे, जंगली सुअर, सांभर, और आपको यहाँ पर शुष्क पर्णपाती प्रकार के वन भी मिलेंगे, जो सर्दियों के दौरान बड़ी संख्या में पक्षियों को आकर्षित भी करती है। देवड़ी 48 इनिशिएटिव इसी के तहत लिया गया था, जिसमें देवड़ी के आसपास जितना भी एरिया है, 48 आराम का आसपास का एरिया, वहां पे जो लोग हैं वो वाइल्ड लाइफ को हार्म नहीं पहुंचा के। ये बना कहाँ हुआ है, हीराकुद डैम, आप जानते हैं हीराकुद डैम महानदी रिवर के ऊपर उड़ीसा में बना हुआ है, और ये मृदा कंक्रीट चिनाई से बना हुआ एक मिश्रित संरचना का बना है, जो कि भारत का सबसे लंबा अर्धन डैम के रूप में काउंट किया जाता है। 1957 में आजादी के बाद सबसे पहला जो डैम पूरी तरीके से स्टार्ट किया गया था, वो था हीराकुद डैम। ठीक है, और इसी के पास आगे जाएंगे तो चिलिका लेक भी मिलती है। तो देवरीगढ़ हमसे पूछा जा सकता है कि देवरीगढ़ यहाँ पर जो है किस एरिया में लोकेटेड है, या इसके आसपास कौन से रिवर फ्लो करते हैं, या कौन से डैम पे बने। तो ये भी प्रीलिम्स के लिए ही याद रखना है पूरा, इसमें भी पूरा प्रीलिम्स का ही पूछा जाए। क्लियर हुआ भाई, चलो आगे बढ़ते हैं। ये भी बड़ा इजी सा सवाल है, ये बड़ा इजी सा मैं पूछ रही हूँ। किस इंडियन बॉक्सर के नाम पर इंडियन ग्लोबल आइकन ऑफ द ईयर UK इंडिया अवार्ड्स रखे गए, किसको दिया गया है, मतलब मैरी कॉम जो है, आप सभी लोग उनको जानते हैं, उनको यहाँ पर ये अवार्ड से नवाजा गया है। ठीक है भाई, और आपको मैं एक बात और भी बता दूं कि मैरी कॉम राज्यसभा की फॉर्मर मेंबर रही हैं। पता है ना आपको, राज्यसभा में 12 मेंबर चूज किए जाते हैं, और ये 12 के 12 नॉमिनेटेड होते हैं। ठीक है, प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं, कौन कौन सी फील्ड से, आर्ट, साइंस, लिटरेचर और सोशल सर्विस। तो आर्ट की कैटेगरी से मैरी कॉम को वहां पे जगह मिली थी। ठीक है, और ये इकलौती ऐसी वुमेन है जिन्होंने वर्ल्ड इमेच्योर बॉक्सिंग चैंपियनशिप 6 बार जीती है। इन्हें कई बार मैरी कॉम की जगह इनका दूसरा नाम है मैग्निफिसेंट मैरी। ये वनडे एग्जाम से पूछा जा सकता है, मैग्निफिसेंट किसको टाइटल दिया गया है, तो मैरी कॉम को ये टाइटल दिया गया है।
ठीक है, एशियन गेम्स में भी इन्होंने जीतने वाली पहली एशियन बनी थी। तो ये आप याद रखिएगा। इसके बाद जो है मैरी कॉम के बाद पीटी उषा जो है उनको भी राज्यसभा में जगह दी गई थी। पीटी उषा भी आप सभी लोग जानते हैं, केरल से बिलोंग करती हैं, कोझिकोडे, जो कि एथलेटिक रही है, 4 एशियन गोल्ड मेडल्स, क्वीन ऑफ इंडियन ट्रैक के नाम से जाना जाता है। इनको रामनाथ कोविंद द्वारा राज्यसभा का मेंबर बना गया था। ठीक है, गोल्डन गर्ल, पयोली एक्सप्रेस, क्योंकि पयोली जब एक ट्रेन का भी नाम है। और ये ऐसी एक एमपी थी जो कि राज्यसभा की वाइस चेयरमैन भी बनती है आगे चल। ठीक है, याद रखिएगा ये सारी चीजें। जितना जितना मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ एक्स्ट्रा फैक्ट्स, कई बार एग्जाम में कहीं से भी क्वेश्चन बन जाता है। ये मत सोचना कि इस टॉपिक पे नहीं बनता या उस टॉपिक पे नहीं, तो ऐसा नहीं है, कहीं से भी कुछ भी सवाल बन जाता है। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। अगला, आपको पता है ना कि 1 तारीख को डॉक्टर्स डे मनाया जाता है ना? सीए डे भी होता है और डॉक्टर्स डे भी। तो डॉक्टर्स डे यहाँ पर हर साल 1 जुलाई को भारतवर्ष में मनाया जाता है डॉक्टर्स के लिए। इस बार जो हमारा डॉक्टर डे मनाया गया था उसकी थीम क्या थी? इस बार की जो हमारी थीम थी वो थी सेलिब्रेटिंग रेजिलियंस एंड हीलिंग हैंड्स। क्यों मनाया जाता है? एक जो है यहाँ पर विधान चंद्र रॉय, विधान चंद्र रॉय जो है, इनके बर्थडे को यहाँ पर जो है वो करने के लिए आप कह लीजिए, ये एक फिजिशियन थे और साथ ही वेस्ट बंगाल के सेकंड चीफ मिनिस्टर भी थे, जिन्होंने अपनी लाइफ जो है पूरी मेडिकल प्रोफेशन को, लोगों की हेल्थ केयर को ही डेडिकेट कर दी थी। इसीलिए उनको ऑनर करने के लिए स्टार्ट किया गया था। ये स्टार्ट असल में किया गया था 1991 से, नेशनल डॉक्टर्स डे के रूप में, ताकि हर एक को डॉक्टर्स की यहाँ पर वैल्यू के बारे में बताया जा सके। सबको क्लियर हुआ यहाँ पर? ये इम्पोर्टेंट है, ये आपसे पूछा जा सकता है जितनी भी चीजें। मेन आज का जो पूरा लेक्चर था वो प्रीलिम्स बेस्ड था। ठीक है, मेंस केस के सवाल कम थे क्योंकि इस बार की जो ज्यादा न्यूज थी वो प्रीलिम्स बेस्ड थी। ठीक है, तो आप ये सारी न्यूज को याद रखिएगा। 6 के 6 हमने आर्टिकल्स को कवर अप किया है, 2 क्वेश्चंस भी देखे हैं। तो ये 6 आर्टिकल्स आपको वीडियो को एंड करने से पहले इन 6 आर्टिकल्स को एक बार पढ़ लेना अच्छे से। एस्पार्टेम, कैंसर कंपाउंड, डिलिमिटेशन ड्राफ्ट, डिलिमिटेशन के बारे में मैंने बताया था पढ़ने के लिए। डार्क पैटर्न्स, अनएथिकल तरीके से, ये प्रीलिम्स में सवाल बन सकता है। जीआई टैक्स 7 दिए गए हैं, यूपी को याद करने हैं सभी लोगों को, अगले आने वाले यूपीपीसीएस 2024 के लिए इम्पोर्टेंट है। इंडिया द्वारा पल्सर ऑब्जर्वेशंस के थ्रू जायंट मीटरवेव रेडियो टेलीस्कोप को यहाँ पर बनाया गया है, यूज किया जाएगा इसको। और देवरीगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से हमें रीलोकेट, मतलब वहां से गांव को, लोगों को रीलोकेट किया गया ताकि वहां के वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में कोई भी डिस्टरबेंस क्रिएट ना की जा सके। तो इस प्रकार से ये पूरा आर्टिकल्स आपको लर्न करने हैं, इनको पढ़िएगा, लर्न कीजिएगा सारी सारी चीजों को। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद। ऐसे ही पढ़ते रहिए।